आज के वीडियो में हम आईआर की PT 365 देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उस पर बात करेंगे। पहला मेरा मोटिव ये रहेगा कि इस PT 365 में सिर्फ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको ही एक्सप्लेन करूँ मैं। और वो पॉइंट्स याद कैसे रहेंगे उसके लिए कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, कुछ मैप या कुछ पैटर्न या फिर कुछ जुगाड़ तिगड़ लगा करके वो बस दिमाग में कैसे भी याद रहें उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं वो बताएंगे। और कुछ जगह पे PT 365 में मैप एक तरीके से नहीं दिए गए हैं, बट वो मैप के थ्रू चीज़ें और अच्छे से हो सकती हैं, तो वहाँ पे मैंने मैप भी इंक्लूड किए हैं। तो इस PDF से और इस वीडियो से वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड इंग्लिश एंड हिंदी में कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है क्योंकि मोस्टली चीज़ें बाईलिंगुअल लेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में डिटेल्स नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं मैप जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो याद रखने वाली चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। मैपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो शॉर्ट फॉर्म में है, ये PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। बाकी आगे जो भी चीज़ें आएंगी मैप्स आएंगे वहाँ पे ये निमोनिक हम शेयर करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं कि जैसे ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग नेशन जो हैं उसका निमोनिक तारिक है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आगे भी पता चलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है UN। UN जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1945 में बना था। इसके अंदर जो क्या है 6 मेन बॉडीज़ हैं, जिसमें से पहला महासभा है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट है, चौथा सेक्रेटरीट है, पांचवा जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये भी ख़त्म हो चुका है, शुरुआत में बना था। उसके बाद में ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये कि रिपोर्ट कौन कौन सी UN के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती हैं। जैसे UNEP जो है इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट निकालती है, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, UNIDO जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, यूनिसेफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट निकालती है, UN हैबिटेट मतलब रहने वाला मतलब सिटी से रिलेटेड निकालती है। और जो पॉपुलेशन फंड है पॉपुलेशन रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे निकालती है। इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आती है। उसके बाद UNCTAD जो है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालती है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये बॉडी और भी सारी रिपोर्ट्स निकालती है, वो आगे डिटेल में। फिर लेबर वाला जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ उतना देखना है, पूरे डिटेल में नहीं जाना, उतने से काम चल जाता है अपना PT 365 में। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। रोम स्टैट्यूट क्या है? इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाता है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है, बट रोम स्टैट्यूट के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया गया और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इतना याद रखना है। फिर आर्टिकल 99 क्या है UN का? आर्टिकल 99 के तहत ये है कि जो UN का महासचिव होता है उसको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि वो इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है, तो उस पर वो बात करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव ला सकता है कि इंटरनेशनल पीस को खतरा है, तो UNSC में उस पर डिस्कशन होना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 99 जो है UN महासचिव को, जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको एम्पावर करता है। तो गाजा में जो अभी वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस आई है उस पर ध्यान देते हुए इस आर्टिकल को यूज़ करते हुए UNSC में डिस्कशन के लिए लाया गया था। तो अपना UN वाला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद में यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को से जो अमेरिका है वो पहले बाहर निकल गया था क्योंकि इसराइल से रिलेटेड बवाल हुआ था। इसराइल में यूनेस्को में इसराइल मेंबर नहीं है और ये ह्यूमन राइट्स को लेकर के इसराइल की क्रिटिसिज्म करते रहता है, तो अमेरिका निकल गया था। लेकिन अभी वापस से अमेरिका इसका मेंबर बना है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यूनेस्को क्या है, मोस्टली इसमें पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई मतलब पेरिस, ये एक तरीके का निमोनिक है याद रखने का। तो पेरिस क्या है? पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, याद रखने का ये तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है। और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो यूनेस्को के मेंबर हैं बट UN के मेंबर नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से? जो यूनेस्को के मेंबर हैं बट UN के नहीं है। जैसे पहला फिलिस्तीन यूनेस्को का मेंबर है बट UN का नहीं है। बट फिलिस्तीन का जस्ट अपोजिट इसराइल जो है वो UN का मेंबर है बट यूनेस्को का नहीं है। इसी तरीके से कुक आइलैंड और ये दोनों यूनेस्को के मेंबर हैं बट UN के मेंबर नहीं है। वहीं पर दूसरा लिंकेस्टीन जो बचा है वो UN का मेंबर है बट यूनेस्को का मेंबर नहीं। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है या ध्यान से रखना है इस चीज़ को। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को रिपोर्ट कौन कौन निकालता है। यूनेस्को बेसिकली पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों से रिलेटेड है, तो एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालता है।
उसके बाद में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट निकालता है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, अर्बन डेवलपमेंट से रिपोर्ट है लेकिन निकाल कौन रहा है, यूनेस्को निकाल रहा है। उसके बाद में ओशन साइंस यूनेस्को है लेकिन ओशन साइंस रिपोर्ट निकाल रहा है। इस तरीके से वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यूनेस्को निकाल रहा है। उसके बाद में जो हेरिटेज साइट होती हैं वर्ल्ड के लेवल पे, सबको पता है यूनेस्को से रिलेटेड है। उसके बाद में AIBD एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या AIBD के फुल फॉर्म में एशिया पैसिफिक के लेवल पे जो प्रसारण से संबंधित संस्था है। तो प्रसारण की बात आ गई, मतलब टेलीकास्ट से रिलेटेड बात आ गई, तो कौन आएगा, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लस UNDP। ITU प्लस UNDP इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, यूनेस्को के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मलेशिया में है। तो क्या है, और AIBD है, इसको याद रखने के लिए ऐसा है कि ये ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है। ब्रॉडकास्टिंग का काम कौन करता है, ITU करता है। ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्लस UNDP, ये दो मिलकर कर रहे हैं और यूनेस्को के अंदर है। कुलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या हुआ कि 15 नए सदस्यों को चुनाव किया गया है और रूस ने प्रपोजल दिया था कि मुझे भी वापस से ले लिया जाए, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तब रूस ने अपना प्रपोजल दिया था कि उसको शामिल किया जाए, तो इसको हटाया कब गया था, जब इसने यूक्रेन पे अटैक किया था। यूक्रेन पे अटैक करने के बाद में इसको ह्यूमन राइट काउंसिल से हटा दिया गया था। अब देखो, ह्यूमन राइट है तो बेसिक ह्यूमन राइट क्या होता है, जिंदा रहने का होता है, कि जिंदा रहेंगे तभी तो बाकी ह्यूमन राइट्स को यूज़ करेंगे। तो जिंदा रहने का मतलब क्या है, जिंदा, और जिंदा से जिनेवा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है, ईयर को मिटा देते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कितने मेंबर्स हैं ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट हमें ये याद होना चाहिए कि भारत इसका मेंबर है। और बेसिकली UN से रिलेटेड जितनी बॉडीज़ होती हैं उनमें जो मेंबरशिप होती है बेसिकली जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कि मतलब एशिया से मेंबर, एशिया प्लस अफ्रीका से कौन है, यूरोप से कौन है, लैटिन अमेरिका से कौन है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी तरीके से इसमें भी इक्वल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और किसी देश को अपॉइंट होने के लिए इसमें जो 15 देश चुने गए हैं, ये तो उसमें अपॉइंट होने के लिए मिनिमम 97% वोट मिलेगा, तभी तुम निर्वाचित हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। बाकी इसमें जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है, जो भी सदस्य बनता है। और लगातार ये तुम 2 बार मेंबर बन गए हो तो तीसरी बार तुम मेंबर नहीं बन पाओगे। एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, उसके बाद ही तुम मेंबर बन पाओगे। ये कूलिंग ऑफ पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी UN से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में है। उसके बाद में ये ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ें कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम ही जगह मिलेगी जहाँ पे तुम्हें ह्यूमन राइट्स का चीज़ कोई बाइंडिंग होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो होता है सबके लोग इसको यूनिवर्सल बोलते तो हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। अमेरिका बोलेगा कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर वॉर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन रसिया बोल देगा कि नहीं, ये तो अपना डिक्टेटरशिप मचा रहे हैं, अपना फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रहे। तो ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हमेशा कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ और सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बीच में विवादित रहा है। इसी विवाद होने की वजह से ये कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 10 दिसंबर को लागू हुआ था। उसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए, इसीलिए ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड 3 चीज़ें होती हैं जिससे बनता है बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट। बिल ऑफ राइट्स के कॉन्सेप्ट, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला तो तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरा है जिसमें तुम्हारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात होती है, और तीसरा है तुम्हारा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट के बारे में। ये तीनों मिलकर बनाता है तुम्हारा बिल ऑफ राइट। ये तीनों हो गए, एक ये हो गया तुम्हारा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो बिल ऑफ राइट क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड तीसरा कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये भी बाइंडिंग नहीं है। आगे चलते हैं। अब इंडिया एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, और इसकी जो डिफिनीशन है आर्टिकल 1 के तहत, उसमें पहले क्या था कि सभी पुरुषों के गौरव की बात की गई थी, कि एक डिफिनीशन का जो फर्स्ट वर्ड था उसमें था ऑल मैंस। उस ऑल मैन को हटा करके ऑल ह्यूमंस करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो एक इंडियन है जिनका नाम है हंसा मेहता, उनको दिया जाता है। तो इंडियंस की भूमिका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा रही है, जिसमें पहला नाम है हंसा मेहता का। उसके अलावा कौन सा है, MR मसानी एंड लक्ष्मी मेनन का है। उसके बाद में वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये क्या है, एक प्रकार का डिक्लेरेशन है
ये कहाँ हुआ था कि वर्ल्ड के लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होता है, वो 1993 में हुआ था ऑस्ट्रिया के वियना में। वहाँ पे ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इसका मतलब ये था कि एक हाई कमीशन बनाया जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर के। और ये याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, वियना डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक हाई कमीशन बनेगा, उससे रिलेटेड है। ईयर वीयर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पहले आ तो गया था 1948 में ही, लेकिन ऑफिशियली जो ये काम करना शुरू किया वो 1992 में ये ऑफिशियल हुआ था। इसके पहले जब ये बने थे 1948 में, तो ये दो ही बने थे। एक था जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड जो डिस्प्यूट था उसको मामले को डील करने के लिए बना था, जिसका नाम था UNMOGIP। और दूसरा था यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन की। दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रूस हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद में कई जगह पे ट्रूस था, उसको देखने के लिए UNTSO आया था। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान के लिए UNMOGIP आया था। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद कुछ इसमें गड़बड़ मुझे लग रहा है, नहीं तो मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। फिर देखते हैं जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया की क्या भागीदारी है। इंडिया 5वां सबसे बड़ा देश है जो अपने सैनिकों को भेजता है। उसके बाद में जो भी जेंडर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे में एक ट्रस्ट फंड बनाया गया है और उसमें डोनेशन देने वाला इंडिया पहला कंट्री है। इंडिया ही पहला कंट्री है जिसने एक पूरी वुमेन की टीम बना करके भेजा है। उसके बाद में इंडिया की जम्मू कश्मीर पुलिस की शक्ति देवी हैं, इनको पीस कीपिंग मिशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह अफगानिस्तान में पोस्टेड थी। उसके बाद में अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। जैसे ये एशिया पैसिफिक है, ऐसे ही 5 और हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? एक अफ्रीका के लिए हो जाता है, एक लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेशन के लिए हो जाता है, एक एशिया पैसिफिक के लिए है, उसके बाद में एक वेस्टर्न एशिया के लिए है, एक यूरोप के लिए। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिपोर्ट्स निकालता है, रिपोर्ट कौन सा है? SDG में कितना डेवलपमेंट हुआ है इसका असेसमेंट रिपोर्ट होता है। एक एशिया पैसिफिक के लिए डिजास्टर वाला रिपोर्ट होता है। उसके बाद में ये बना कब था? 1947 में ये बना था ECAFE के नाम पे, जो बाद में चेंज हो गया 1974 में UNESCAP के रूप में हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखा है इसलिए पढ़ लिया, बट ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? थाईलैंड में। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस ये याद रखना जहाँ पे स्टार लगा वो रखना है अपने को। उसके बाद में UNCITRAL बेसिकली क्या है? जो इंटरनेशनल ट्रेड को देखने वाला कमीशन है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को देखने वाला कमीशन है, उसका नाम है UNCITRAL, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉज। ठीक है, भारत ने प्रथम UNCITRAL और साउथ एशिया समिट का आयोजन किया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। ये जो जनरल असेंबली होती है उसकी एक सहायक बॉडी है, 70 सदस्य हैं, 6 साल होता है, कुछ मतलब नहीं है। क्या याद रखना है अपने को कि एक सेकंड, हाँ, क्या याद रखना है कि भारत ने पहली मीटिंग कराई है UNCITRAL और साउथ एशिया की 6 साल की सदस्यता होती है। WTO का ये हिस्सा नहीं है, इन दोनों में अंतर है। WTO क्या करता है? बेसिकली जो लॉ से रिलेटेड मामले होते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच के व्यापार को बढ़ाने के बारे में बातें WTO में होती हैं। बट UNCITRAL क्या करता है? UNCITRAL जो है वो बेसिकली प्राइवेट मेंबर से रिलेटेड जो भी ट्रेड होता है उनके विवादों को सॉल्व करने का, उनके विवादों को कम करने का, दो प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में व्यापार बढ़ाने का काम होता है। एक लाइन में देखा जाए तो WTO जो होता है बेसिकली पॉलिसी मैटर्स को देखता है, और जबकि UNCITRAL जो है वो क्या देखता है? बेसिकली जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, उनके व्यापार की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बस ये एक डिफरेंस देखना है। उसके बाद में क्या है? UNCDF मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्या है? ये बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग फाइनेंस को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको मोटिवेट करने की बॉडी है। UNDP से संबद्ध बॉडी है। ठीक है, इसने क्या किया है? इंडिया के अटल इनोवेशन मिशन के साथ में मिलकर के एग्री टेक में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए एक वाइट पेपर रिलीज़ किया हुआ है। उसके बाद में क्या है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। इसमें क्या है कि भारत इसमें शामिल हो गया है और इसके जो मेन मेंबर्स हैं वो बांग्लादेश, बारबाडोस,
डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल है। ये बेसिकली किस पे काम कर रहा है? क्राइसिस मतलब किस टाइप की क्राइसिस? फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस, मतलब जो ट्रेडिशनल, देखो क्राइसिस दो टाइप की होती है। क्राइसिस दो टाइप की, एक पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला टाइप का क्राइसिस होता है कि जब वॉर हो गया हो, किसी ने अटैक कर दिया हो, उस टाइप की चीज़ होती हैं। और जो दूसरे टाइप के क्राइसिस की बात की जाती है, जो कन्वेंशनल नहीं है, न्यू टाइप के डिफिनीशन में शामिल किया गया, वह है फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस से रिलेटेड क्राइसिस। तो उनको डील करने के लिए बना है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। इंडिया भी शामिल हुआ है और इसमें मेंबर कौन है? बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल। ठीक है। और जो इस क्राइसिस ग्रुप को देख रेख करता है उसको बोलते हैं चैम्पियंस ग्रुप। इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। बस इतना है। उसके बाद में चलते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है? सांख्यिकी, मतलब नंबर से रिलेटेड है। नंबर मतलब न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। याद रखने के ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अभी क्या है, भारत को 4 साल के लिए इसका मेंबर चुना गया है। जो कार्यकाल कब शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से कार्यकाल शुरू हो रहा है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। अभी एक्सप्लेन कर दिया कि नंबर से न्यूयॉर्क याद रख सकते हैं। ये जो UNESC है उसका एक कार्यात्मक आयोग भी है, मतलब उससे फंक्शनल कमीशन उसका है, कुछ ज़रूरत के काम ये करता है। ठीक है। उसके बाद में हर UN की बॉडी में जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ये पहले बता चुके हैं। और ये 4 साल का टेन्योर होता है। फिर UNCTAD, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें इसके रिपोर्ट्स हैं। ये कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालता है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट निकालता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट निकालता है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट निकालता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट निकालता है। इस अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसने निकाला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। ठीक है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा 1964 में हुई थी। ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने फूड आउटलुक रिपोर्ट निकाला है और ये हर 6 महीने में एक बार निकालता है। ये और कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये याद रखना है कि ये फूड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट FAO ही निकालता है। हंगर मैप, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये बेसिकली खाना के जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो डिसाइड करने का काम इंटरनेशनल लेवल पे करता है, CAC। ठीक है। वो सारी रिपोर्ट्स FAO के अंदर आती हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मतलब UN की, और इंडिया इसका मेंबर है एंड यूरोपियन यूनियन भी है। टोटल नंबर कितने कंट्रीज है याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही FAO की स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है। क्यों होता है? क्योंकि FAO की स्थापना उसी दिन हुई थी। उसके बाद चलते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका 5वां सम्मेलन हो रहा था। 5वां सम्मेलन इंडिया में हो रहा है। ठीक है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी एशियाई कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्रीज़ में ये हो रहा है। एक चीज़ ये है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक होता है इम्पोर्टर। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर कैटेगरी में आता है और टोटल इसमें जो है 49 कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर L69 क्या है? L69 ग्रुपिंग वो है जो UNSC में रिफॉर्म्स को लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज़ को लीड करते हैं। ठीक है। इसका लीडरशिप कौन लिया हुआ है? इंडिया लिया हुआ है। इंडिया इज़ द बोलते हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है। ठीक है। तो क्या है? L69 डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है जो UNSC में रिफॉर्म है या फिर UN में रिफॉर्म है, उनको लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात को रखता है। इसमें चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात है तो अफ्रीकन नेशन होंगे, लेटिन अमेरिकन होंगे, कैरेबियाई, एशिया पैसिफिक वाले दो, और इंडिया लीडरशिप है। तो L29 हो गया। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए, G20। ये बिल्कुल करके ही जाना है, कुछ ना कुछ पक्का आएगा इससे। क्या है कि भारत पहली बार G20 का लीडर बना है। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो वसुधैव कुटुंबकम है ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। ये भी याद रखना है एक बार, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेन आउटकम्स क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके बारे में डिटेल में आगे है, बट अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर,
उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। उसके बाद में G20 सैटेलाइट मिशन आ गया है, जैसे इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, वैसी तरीके का G20 सैटेलाइट मिशन लेके आए हैं, जो कि सभी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेशन वाले फ्रेमवर्क पे बात आगे बढ़ेगी। GDPR पे G20 फ्रेमवर्क नया आया है। काशी कल्चर पाथवे क्या है कि पहली बार कंसेंसस से, सर्वसम्मति से ये डिसाइड हुआ है कि संस्कृति को उन्नत के एक पिलर के रूप में मान्यता दी जाएगी, मतलब स्टैंड अलोन के रूप में, कि हमेशा ये सपोर्टिंग के रूप में होता था, अभी नहीं, अभी ये स्टैंड अलोन के रूप में भी काम करेगा। काशी कल्चर पाथवे किस चीज़ का स्टैंड अलोन है? संस्कृति से रिलेटेड स्टैंड अलोन है, कि संस्कृति अकेले भी एक पिलर के रूप में इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। उसके बाद में वन फ्यूचर अलायंस है। वन फ्यूचर अलायंस बेसिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, उसमें बढ़ाने के लिए है। क्या बढ़ाने के लिए? DPI बढ़ाने के लिए। DPI मतलब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? वन फ्यूचर अलायंस। वन फ्यूचर अलायंस किससे रिलेटेड है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में या फिर जो लो एंड मीडियम इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं उसमें DPI को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में कुछ और कमीशन चीज़ें आई हैं, जैसे आया है RECEIC, मतलब रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली बात होगी। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का बात है, जो मोदी जी आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है ट्रेवल फॉर लाइफ। ठीक है, और क्या है? जयपुर कॉल फॉर एक्शन। जयपुर कॉल फॉर एक्शन क्या है कि ग्लोबल ट्रेड में MSME की भूमिका को बढ़ाना। ये MSME की भूमिका कब बढ़ेगी? जब उन तक इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो जयपुर वाला क्या है? MSME की भूमिका को बढ़ाना, उनके पास इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा करके। चेन्नई से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, तो चेन्नई प्रिंसिपल को याद रखने का ट्रिक क्या है? चेन्नई एक कोस्टल स्टेट है, और कोस्टल स्टेट है इसका मतलब क्या है? ये मरीन एंड ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, चेन्नई प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। उसके बाद में क्या है? G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव है। लैंड इनिशिएटिव है तो मतलब क्या है? जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करना है। क्या टारगेट है? 2040 तक 50% लैंड डिग्रेडेशन को कम कर देना है। ठीक है, फिर इसी को जो G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव है, इसी को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधी इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और गांधीनगर सूचना मंच को अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में गोवा रोड मैप क्या है? SDG में क्या प्राप्ति हो रही है, क्या है? बेसिकली SDG को ट्रैक करने के लिए गोवा रोड मैप का इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो मोटे मोटे पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं कि अफ्रीका यूनियन जो है अभी एक परमानेंट मेंबर बना है G20 का। तो अफ्रीका यूनियन की कैसे क्या है? देखो, अफ्रीका में A आ रहा है, तो मतलब ए से आदिस अबीबा भी आता है, तो ये इसका हेडक्वार्टर है। इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। तो अफ्रीकन यूनियन की कैपिटल कहाँ है? अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की कैपिटल। और याद रखने का ट्रिक है कि दोनों को स्टार्टिंग में ए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अफ्रीका यूनियन में 55 मेंबर्स हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। और ये जो बना था वो 2002 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनियन के रूप में बना था। बाद में ये 1999 में जाकर के अफ्रीकन यूनियन बना। फिर से रिवीजन करते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? अदिस अबाबा में। 2002 में बना था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनियन के रूप में बना था। 1919 में अफ्रीकन यूनियन के रूप में बन गया। इसमें टोटल 55 कंट्रीज़ हैं। और अफ्रीका का एक कंट्री है नाइजर, वहाँ पे अभी क्या हो? कूप हुआ, मतलब वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, तो उसको उसी कारण से उसको अफ्रीकन यूनियन से बाहर कर दिया गया है। फिर बाकी भारत जो है अफ्रीका के दो और संगठनों से बातचीत रखता है। वो क्या है? एक अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला ग्रुप, और दूसरा क्या है? साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कस्टम यूनियन, SACU मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनसे भी इंडिया के अच्छे संबंध हैं। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के लिए अपने आप को क्लेम करता है, क्योंकि इसमें लगभग 55 कंट्रीज आते हैं। उसके बाद में G20 कब बना, कैसे बना? जब 1919 का क्राइसिस आया, तो वर्ल्ड के जो भी इकोनॉमिक लीडर्स थे, मतलब रिजर्व बैंक टाइप के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उसके हेड्स मिले, फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर के एक ग्रुप बनाया जो G20 बना। फिर 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया,
तो फिर क्या बोला गया कि जो कंट्री के हेड हैं, कंट्री के हेड कौन से होते हैं, जो पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वो मिल करके विस्तार से बात करेंगे। तो दो चीज़ें हुई, पहला हुआ कि 1999 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई टाइप के जो सेंट्रल बैंक के लोग होते थे वो मिलना शुरू हुए, और 2008 में जो देश के या फिर सरकार के हेड होते थे वो मिलना शुरू हुए। इसको याद रखने के बहुत इजी तरीका है, G20 है, ठीक है। G20 में कौन कौन आता है? G20 में आते हैं सबसे पहले G8 प्लस 12 कंट्री, और G8 में कौन सा है? G7 प्लस 1, ये 1 कौन है? ये है 1 रसिया, और G7 का निमोनिक है जूस गर्लफ्रेंड, ठीक है। ये अपना हो गया क्लियर। उसके बाद में 12 कंट्रीज़ में ऐसे याद रखना है कि ग्रुपिंग देख लेते हैं। ग्रुपिंग में यूरोप से रिलेटेड कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में अमेरिका कॉन्टिनेंट में देख लेते हैं, ऊपर अमेरिका निकल गया, अमेरिका के बाद में कौन सा बचता है? मैक्सिको, उसके नीचे ब्राज़ील, उसके नीचे अर्जेंटीना। उसके बाद में आते हैं अपन एशिया में और अफ्रीका में कौन कौन से हैं? इंडिया और साउथ अफ्रीका को याद रख सकते हैं। इस इंडिया और साउथ अफ्रीका को कैसे याद रख सकते हैं? दोनों ही बात करते हैं कि हमको उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिल जाए। और टर्की, और कौन सा बचा? सऊदी अरेबिया बचा, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब कुछ हो गया है। और साउथ ईस्ट एशिया का सिर्फ एक ही देश है, इंडोनेशिया। चलो फिर से समरी इसकी लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो इसको ग्रुपिंग वाइज कर लेते हैं, मतलब क्या है? G8 हो गया, G8 में क्या है? जूस गर्लफ्रेंड, मतलब ये हो गया G7 कंट्रीज़ प्लस रसिया, तो ये हो गया 8 कंट्रीज़। बचे जो कंट्रीज़ हैं उसमें एक कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका है, टर्की है। सऊदी अरेबिया और टर्की में क्या है? ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ को लीड करते हैं, तो ऐसे याद रखते हैं। 2 मुस्लिम कंट्रीज़ को लीड करने वाले बचे, एक इंग्लिश कंट्रीज़ मतलब ऑस्ट्रेलिया टाइप का कंट्री बचा, और इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बचा। बाकी सब इधर से हो जाएगा। मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका कॉन्टिनेंट से निकल के आए, साउथ ईस्ट एशिया का एक ही कंट्री बचा हुआ है। उसके बाद में 4 यूरोप के कंट्रीज़ हैं जो यूरोप को लीड करते हैं, और इधर के अपने हो गए। G7 में यूएस भी आ गया, कनाडा भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया अपने अलग से देख लिया। तो ऐसे हम अपन 20 देशों को याद कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो यहाँ के शिखर सम्मेलन होता है वो हर साल होता है, इसका कोई प्रॉपर परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है, और जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल साइक्लिक वे में चेंज होती रहती है। तो ट्रोइका का कॉन्सेप्ट फिर यहीं से आता है कि जो पहले हो चुका है, जो प्रेजेंट में है और जो आगे होने वाला है, ये तीनों प्रेसिडेंट मिलकर के जो बनता है ग्रुप, ये 3 लोगों का, इसको ही बोलते हैं ट्रोइका। अभी 2023 के लिए कौन सा ट्रोइका है? क्योंकि इंडोनेशिया में इसके पहले हुआ था, फिर भारत है, फिर ब्राज़ील है। तो ट्रोइका में कौन कौन है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील आते हैं। 2024 के लिए ट्रोइका कौन कौन सा आएगा? भारत आएगा, क्योंकि भारत में पिछले साल हो गया, इस साल ब्राज़ील में हो रहा है, और अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा। तो अभी 2024 के लिए ट्रोइका कौन कौन सा होगा? भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब देखते हैं कि G20 के अंदर जो भी नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए उनको डिटेल में। पहला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो बायोफ्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बायोफ्यूल बनाने के लिए चाहिए होता है बायोमास। बायोमास में तो पहले ये 3 वर्ड है, इन सब के से ये जो बायो है, बायो से रिलेटेड जो 3 वर्ड हैं, इन 3 वर्ड से रिलेटेड सब में 2-2 हैं। जैसे बी से एक बांग्लादेश हो गया, दूसरा क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया। आई हो गया, आई से एक इंडिया हो गया, और एक हो गया क्या? इटली। ओ से थोड़ा सा ट्रिकी है, ओ को याद रखने के लिए क्या याद रखना है? ओबामा याद रखना है। ओबामा कहाँ से था? यूएसए से था। तो यूएसए एंड यूएई, ये 6 कंट्री हमने देख ली। कौन कौन से? बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, यूएसए, यूएई, ये 6 कंट्री हो गए। प्लस 3 कंट्री कौन से? बायोमास में एम था ना, एम से मॉरिशस, ए से अर्जेंटीना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो बायोफ्यूल अलायंस है वो शुरू किया है। अपने को बहुत सारी कंट्रीज बायोफ्यूल अलायंस में है, सब नहीं इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने इसको शुरू किया है उन कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, और उसका ट्रिक अपना ये है बायोमास है। इसमें जो बायो है
बायो में जो 3 वर्ड है, सबसे 2 नाम निकल रहा है। जैसे बी से ब्राज़ील निकला, बांग्लादेश निकला, आई से इंडिया निकला, इटली निकला, ओ से ओबामा, याद रखना ओबामा कहाँ के प्रेसिडेंट थे, यूएसए से थे और यूए थे। ये अपने 6 कंट्री हो गए, प्लस एक मॉरिशस, एक अर्जेंटीना और एक साउथ अफ्रीका। तो ये जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया वो कंट्रीज़ के नाम हो गए। 6 3 9 कंट्रीज़ है। उसके बाद में भी बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं इसमें, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडिया का जो टारगेट है 2025-26 तक 20% एथनॉल को ब्लेंड करना, किसमें, पेट्रोल में, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हेल्प करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, इंटरनेशनल एजेंसी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो गया। ये लोग भी बायोफ्यूल अलायंस में हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली क्या है, मैप को देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। ये इसके जो ये IMEC है, इसके 2 पार्ट हैं। इसको अरब के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, अरब का एक ईस्टर्न वाला पार्ट, एक वेस्टर्न वाला पार्ट। बेसिकली ये इंडिया को UAE, सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल, इजराइल से होते हुए ग्रीस, और ग्रीस जो है बेसिकली EU का या फिर यूरोप का गेटवे बोला जाता है, तो यहाँ से वो यूरोप जा सकते हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर जोड़ने का तरीका जो है वो IMEC है। इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से होंगे, सिंपल सी बात है, इंडिया का तो होगा ही होगा। उसके बाद में चूँकि अमेरिका ने इसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, तो अमेरिका होगा। उसके बाद में सऊदी अरेबिया से गए, क्योंकि यूरोप के अंदर घुस रहे हैं, यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे इसके ऊपर है UAE। और यूरोप में जो मेन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे इटली हो गया। ये इटली, फ्रांस, जर्मनी, इतने लोग हैं। ठीक है। तो ये अपना हो गया। बेसिकली ये जो है IMEC, ये PGII का एक पार्ट के रूप में आया है। ये PGII क्या है, PGII का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये इनिशिएटिव क्या था, बेसिकली जो चाइना ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया था, उसके खिलाफ जो G7 कंट्रीज थे वो एक प्रोग्राम लेके आए थे जिसका नाम था PGII। इसकी घोषणा जो थी 2021 में हुई थी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखना जो PGII की घोषणा थी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में हुई थी। और इसी PGII के पार्ट के रूप में अभी जो एक घोषणा हुई है वो है IMEC। ठीक है। PGII का फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो PGII है, एक और अंदर चीज़ निकली थी, वो था ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर। उसके बाद आगे चलते हैं ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप हुए नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर गरीब देश हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्टिंग्विशन डिफरेंस है, वो डिसाइड करने वाली कौन सी चीज़ थी, वो थी ब्रेंट रिपोर्ट। ब्रेंट रिपोर्ट के बेसिस पे एक ब्रेंट लाइन बनाई गई जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करता है। ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, दिखता साउथ में, लेकिन चूंकि इसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक चीज़ें सब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए इसको नॉर्थ में कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और चलते हैं G20 के अंदर और कौन कौन से इनिशिएटिव थे। एक G20 एम्पावर था। यदि एम्पावर को ही खोल दे तो इसका मतलब पूरा पता चल जाएगा। एम्पावर का फुल फॉर्म है एम्पावरमेंट करना और प्रोग्रेशन करना ऑफ वुमेन इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब वुमेन का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ये G20 एम्पावर इनिशिएटिव लेके आया है। तो कौन से इकोनॉमी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, G20 एम्पावर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं का लीडरशिप और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा करके उनको एम्पावर करना है। ठीक है। महर्षि स्कीम भी आई, वो भी G20 के अंदर है। महर्षि को ही फुल फॉर्म कर दें तो मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के हैदराबाद में है। कहाँ है, IIMR में बनाया गया है इसका मेन हेडक्वार्टर या फिर मेन सेक्रेटरीट। तो महर्षि किससे रिलेटेड है, मिलेट से रिलेटेड है। IIMR हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और G20 एम्पावर किससे रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर में वुमेन की लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ा करके उनको एम्पावर करने से रिलेटेड है। फिर बिजनेस 20 क्या है, बिजनेस 20 भी एक ग्रुप है जिसका टाइटल था रेस, इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल।
मतलब रेस को क्या है, रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, ऐसे गिमिक टाइप की चीज़ें रहती हैं, उनको छोड़ दो। जो बिजनेस 20 ग्रुप है, इसकी स्थापना 210 में हुई थी, 2010 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है, मतलब इसको कट मार दो। उसके बाद में क्या है, GIDS मतलब क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। जब हेल्थ की बात आ गई है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और इंडिया हो गई होगा, क्योंकि G20 जो मेन है, इस बार इंडिया ही लीडर था। तो G20 के अंदर जो भी मेन चीज़ें हुई हैं उन सब में इंडिया मेंबर था। यदि नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है कि G20 के अंदर कुछ हुआ है और उसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं है, इंडिया के अंदर हुआ है, इंडिया ने लीडरशिप रोल किया है, तो इंडिया उसका मेंबर होगा। और चूंकि हेल्थ की बात है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर होगा। तो क्या होगा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया ने मिलकर के ये काम किया है, मतलब ये इनिशिएटिव शुरू किया है। बाकी तो नाम में ही क्लियर है। उसके बाद में FEVR मतलब क्या है, फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फॉर पेंडेमिक। क्या है कि G20 टास्क फोर्स है, उसने रिक्वेस्ट की थी। उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है, ताकि यदि कभी दोबारा पेंडेमिक जैसी कंडीशन आए तो उस समय कैसे बेहतर ढंग से प्रॉब्लम्स को समझ करके उससे निपटा जाए। तो उस फ्रेमवर्क को नाम दिया गया है FEVR। किस किस ने निकाला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, तो नाम से क्लियर हो जा रहा है, इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को याद रखने का तरीका ये है कि जो सार्क है, सार्क बेसिकली यदि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया और नीचे मालदीव वाला एरिया जोड़ दिया जाए तो ये अपना सार्क हो जाएगा। लेकिन चूंकि सार्क में पाकिस्तान की वजह से सार्क अपना फेल होता रहता है, तो हम लोग बिम्स्टेक पे फोकस करने लगे। तो सार्क की जो कमी है वो बिम्स्टेक में नहीं है। तो कमी कौन कौन सी, पाकिस्तान यहाँ से गया, पाकिस्तान के उधर अफगानिस्तान है, उसको उड़ा दो। और चूंकि ये मालदीव में भी दूसरी दूसरी गवर्नमेंट बनती रहती है, वो बहुत नोटंकी करते रहते हैं, तो इनको भी उड़ा दो। इन तीन को उड़ा दो और दो नए बंदों को उधर जोड़ दो, म्यांमार और थाईलैंड को, तो अपने बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ के नाम आ जाते हैं। ये टोटल 7 हैं। तो यही है कि सार्क माइनस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव प्लस MT। इसका शुरुआत का आइडिया किसका किसका था, इंडिया का था, श्रीलंका का था, बांग्लादेश का था और थाईलैंड का था। अब चूंकि बीच में म्यांमार पड़ रहा था तो म्यांमार को भी बाद में शामिल कर लिया गया, भूटान को भी बाद में शामिल कर लिया गया। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक हुई है इससे रिलेटेड, वो हुई है थाईलैंड में। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, इसके मेंबर कंट्रीज सार्क माइनस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, प्लस क्या क्या ऐड करना है, मस्त MT मतलब म्यांमार एंड थाईलैंड, 7 कंट्रीज बता दिए। उसके बाद में इसका जो चार्टर है 2022 में साइन हुआ था, 5वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। और इसके जो पिलर, बेसिकली पिलर बेस्ड काम करता है कि अच्छा सिक्योरिटी से रिलेटेड बात नहीं होती, कल्चर से होगी, इकोनॉमी से होगी, तो वो पिलर्स जो हैं वो 14 से घट के 7 हो गया। भारत जो है, जो सिक्योरिटी वाला पिलर है उसका लीडरशिप प्रोवाइड कराता है। फिर आसियान, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आसियान में बेस इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आसियान क्या है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनका ग्रुप है। साउथ ईस्ट एशिया का मैप देख लेना, मैप देखते ही सारी कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। ये बना कब था, 1967 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अभी जो मीटिंग हुई है इस साल वाली 20th आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन, वो भी कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। इसमें क्या है कि 12 सूत्री प्रपोजल लाया गया है इंडिया के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया, इधर इंडिया और इधर वेस्टर्न यूरोप, इन तीनों को जोड़ने की बात की गई है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के द्वारा। दूसरा क्या है, तो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है, उसको इनके साथ में साझा किया जाएगा। उसके बाद में क्या किया गया, इंडिया आसियान का एक फ़ंड बनाया गया है। ठीक है, 3 चीज़ों की बात की गई है। उसके बाद में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आसियान से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनके बारे में। ठीक है, आसियान के जो डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, देखो याद रखने का ट्रिक इसका ये है कि जब भी हम डायलॉग करते हैं तो 2 लोग होने चाहिए। तो ये 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं। 2-2 के ग्रुप कौन सा है, कौन कौन से 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, जो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के एंटी रहते हैं, जैसे USA रसिया, यूरोपियन यूनियन एंड UK,
तभी तो यूरोपियन यूनियन से कट करके यूके गया, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, रसिया का और यूएसए का एक ग्रुप बन गया, चाइना का इंडिया का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अगल बगल हैं, तो ये आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसी तरीके से साउथ कोरिया एंड जापान, सॉरी डिफिनीशन गलत हो गई, साउथ कोरिया एंड जापान, ये दो का ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से कितने हो गए, यहाँ पे 10 कंट्रीज हो गए, प्लस इंडिया के साथ में एक हमने चाइना रखा था जिससे हमारा बवाल है, दूसरा अभी हमारा कनाडा के साथ बवाल हुआ है, तो इसमें कनाडा एक्स्ट्रा हो गया। इस तरीके से टोटल 11 और कंट्रीज़ हो जाते हैं डायलॉग पार्टनर के रूप में, ठीक है। क्या याद रखना है, डायलॉग है तो दो दो का ग्रुप होगा। दो दो का ग्रुप कैसे, रसिया यूएसए, यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, जापान के बगल में साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन सा है, न्यूजीलैंड है, चाइना से बवाल इंडिया का होता रहता है, और इंडिया का बवाल अभी कनाडा के साथ हुआ है। ये हो गया अपने 11 कंट्रीज़ का ग्रुप, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आसियान कम्युनिटी की बात जो है 2015 में आया था। बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर, ये 3 पिलर्स हैं। आसियान प्लस 3 याद रखना है। तो आसियान प्लस 3 में क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ वो खुद आसियान हो गए, प्लस जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ कौन कौन से हो गए, एक जापान हो गया, इधर साउथ कोरिया हो गया, और इधर हो गया चाइना। इन तीनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, आसियान प्लस 3, मतलब चाइना को, साउथ कोरिया को प्लस जापान को मिला देते हैं, प्लस आसियान कंट्रीज़ को मिला देंगे तो बन जाएगा आसियान प्लस 3। फिर ईस्ट एशिया समिट, ये बाद में शुरू हुई थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आसियान की समिट होती है जिस जगह पे, उसी जगह पे आसियान की समिट के जस्ट बाद में होती है ईस्ट एशिया समिट। इसमें भी क्या है, 10 आसियान के मेंबर्स हैं प्लस 8 और हैं। इसमें 3 लोगों को हटाना है, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा। इन 3 को हटा देंगे तो जो भी डायलॉग पार्टनर में कंट्रीज़ थे वही सारे ईस्ट एशिया समिट में भी वो कंट्रीज़ आ जाएंगे। कौन कौन से बचे, रशिया यूएस बचा, चाइना इंडिया बचा, साउथ कोरिया जापान बचा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बचा, प्लस 10 आसियान वाले। हटाए किस किस को, यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा को हटा दिया है, ठीक है। 18 देश हो गए अपना, क्लियर हो गया। कौन कौन से पढ़ा, आसियान प्लस 3 पढ़ लिया, डायलॉग पार्टनर्स पढ़ लिए, ईस्ट एशिया समिट्स पढ़ लिए, एंड आसियान में कौन कौन से कंट्री हो गए। और अभी इंडिया का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें 3 कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में ब्रिक्स देखते हैं। ब्रिक्स कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ये 15 मीटिंग थी, इसमें 5 नए मेंबर जोड़े गए हैं। 5 नए मेंबर जोड़ने के लिए जोड़े गए, तो इसको याद रखने का तरीका अच्छा है, मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये मैप मैंने बाहर से जोड़ा हुआ है, तो इसको जूम करके देख रहे हैं। ये विजन के मैगजीन में नहीं है, इसको यहीं से देखना है या फिर गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। पहले तो अर्जेंटीना याद रखना है, ये याद रखना सबसे बहुत ज़रूरी है। ये पहले ब्रिक्स का मेंबर बन रहा था, बट वहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली। अब ये अर्जेंटीना जो है इसका मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, बट शुरुआत में ये बन रहा था, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, इजिप्ट है, इथोपिया है, सऊदी है, यूएई है, और कौन सा है, ईरान है। इतने लोग अभी नए मेंबर बने हैं। मैप से याद करोगे ज़्यादा याद रहेगा। सबसे पहले ईरान, ईरान के जस्ट नीचे यूएई, उसके नीचे कौन सा, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में इजिप्ट, और इधर कौन सा, इथोपिया। ये 5 कंट्रीज़ बने हैं, ठीक है। उसके बाद में जोहान्सबर्ग में समिट हुई, तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन आ गया। डिक्लेरेशन में कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2001 में आया, गोल्डमैन सैक्स के द्वारा दिया गया। इसने बोला था कि ये 4 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ये चारों कंट्रीज़ मिल जाएंगी तो वर्ल्ड में बहुत अच्छा, मतलब ये यूरोप को और वेस्ट के इकोनॉमिक मॉडल को चैलेंज कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ जाता है, तो फिर पहले जो ब्रिक समूह बना था वो बन जाता है ब्रिक्स 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद में। इसका भी कोई सेक्रेटरीट नहीं है, जैसे कि G20 का भी कोई सेक्रेटरीट नहीं है। इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, इसमें एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है। उसके बाद में क्या है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का भी प्रोविज़न हुआ। जिस तरीके से IMF जब कभी क्राइसिस होती है किसी इकोनॉमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस, तब मदद करती है IMF, उसी टाइप का प्रोविज़न कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट में है। जब BOP की क्राइसिस हो तो ब्रिक्स कंट्रीज़ हेल्प ले सकते हैं कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का, ठीक है। उसके बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी कुछ नए सदस्य आए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है, तो यही 3 मेंबर
इसमें जुड़े हैं। ये क्या है, ये ट्रिक मैंने बताया। NDB, बी मतलब क्या है, बांग्लादेश, डी मतलब दुबई, दुबई मतलब UAE, और एन मतलब क्या है, नाइल। नाइल का गिफ्ट किसको बोलते हैं, इजिप्ट को। तो इजिप्ट, UAE और बांग्लादेश, ये 3 मेंबर जुड़े हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है, एक बार देख लोगे फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद में इसका एक जो रीजनल सेंटर बनाया गया है वो गिफ्ट सिटी अपने गुजरात में बनाया गया है। और चीन के बाद में इंडिया जो है NDB से सबसे ज़्यादा हेल्प लेने वाला कंट्री बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प लेता है चाइना, और इंडिया है सेकंड नंबर पे। फिर क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक ग्रुप का भी बैठक हुआ है, जहाँ पे ब्रिक्स की बैठक हुई, कहाँ हुई, जोहान्सबर्ग में। वहीं पे ही फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की भी मीटिंग हुई है। ठीक है, अब इसमें कौन आएगा, रसिया एंड चाइना गैंग के लोग आएंगे, जैसे बेलारूस आ गया, बुरुंडी आ गया, ईरान आ गया, उसके बाद में इजिप्ट आ गया, कजाकिस्तान आ गया, क्यूबा आ गया। बस एक ये UAE और सऊदी अरब, इसको थोड़ा याद रखना, बाकी सब उस गैंग के लोग हैं जो जो अमेरिका और वेस्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और रसिया एंड चाइना गैंग के लोग आते हैं। तो एक ये तरीका है कि फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन आएगा, जो एंटी वेस्ट थोड़ा मोटिव रखते हैं, वो लोग आएंगे। ऐसे याद रखते हैं। कौन कौन से नए में 3 मेंबर जुड़े हैं NDB में, NDB ही उसका निमोनिक है, B से बांग्लादेश, D से क्या, दुबई आ गया, दुबई किसकी कहाँ पे है, UAE में है, और N से मतलब नाइल रिवर, नाइल रिवर का गिफ्ट किसको बोलते हैं, मतलब गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर किसको बोलते हैं, इजिप्ट को बोलते हैं। तो ये वैसे ही याद हो गया है। फिर SCO चलते हैं। SCO की जो पहली बार बैठक है वो डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हुई है, इंडिया की लीडरशिप में हुई है, और इंडिया ने ये लीडरशिप एक्सेप्ट की थी 2022 में, जहाँ पे मीटिंग हुई थी, कहाँ, समरकंद में। समरकंद में 2022 में मीटिंग हुई, इंडिया ने वहाँ से लीडरशिप ली, और कजाकिस्तान को अब लीडरशिप दी है। तो नेक्स्ट हेड कौन होगा, कजाकिस्तान होगा। मतलब पहले समरकंद में थी, वहाँ से इंडिया ने ली है, अब कजाकिस्तान को दे दी है। अब इसका जो थीम था सिक्योर SCO था, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में चूँकि इंडिया हेड था, तो डिक्लेरेशन कौन सा आया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया। इसमें बात क्या क्या हुई है, जेनोफोबिया के ऊपर बात हुई है। जेनोफोबिया मतलब होता है कि जो फॉरेनर्स आए हैं उनके खिलाफ हेट रखना। उसके बाद में टेररिज्म, सेपरेटिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल और रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई। हाँ, इसमें भी अब कुछ कुछ नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो ईरान को याद रखना है। ईरान जो है ब्रिक्स में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और किस में जुड़ा हुआ है, SCO में भी जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद में काशी फर्स्ट कैपिटल बनी है कल्चरल, ठीक है, SCO की फर्स्ट कल्चरल कैपिटल बनी काशी। उसके बाद में SCO में कौन कौन से मेंबर हैं, 2001 में बना था। मिडिल वाले जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक कंट्रीज़ को लेकर हो सकता है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखना है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सेंट्रल एशिया के सारे देश हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद में इसका मुख्यालय क्या है, बीजिंग है। और 2017 में जो अस्ताना डिक्लेरेशन हुआ था उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को फुल मेंबरशिप मिल गई थी। उसके बाद में यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रसियन एंड चाइनीज़ है, और UN में ये एक पर्यवेक्षक है या ऑब्जर्वर का स्टेटस रखता है, ठीक है। अभी अगला टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, भारत के लिए CPS शुरू किया है। CPS क्या है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जो है बेसिकली इसके अंदर क्या है, 2023 से 2027 के लिए है ये, और ये 3 पिलर हैं इसके, जिसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, इन्वायरमेंट के सस्टेनेबली जो पॉलिसी हैं, जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाना, और सोशली एंड इकोनॉमिकली इंक्लूजन को बढ़ाना, ठीक है। बेसिकली क्या होता है CPS में, कम्युनिटी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी में, कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जिसमें 70:30 के रेशियो में फंडिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो शुरू हो रहा है ADB का स्ट्रेटजी 2030 के तहत शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो, बस इतना याद रखो कि जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है उसके तहत इंडिया के लिए शुरू किया गया है, 2023 से 27 के लिए है, और ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो। बट हाँ, फंडिंग पैटर्न क्या है, 70 से 30 है, इतना याद रखना है। फिर ADB क्या है, ADB जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, 1966 में बना था, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
ठीक है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसकी जो शेयर होल्डिंग है उसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग अमेरिका की है। हालांकि अमेरिका इससे लोन नहीं ले सकता। इसी तरीके से जापान भी सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग वाला कंट्री है, बट ये भी जो है वो नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। एक्चुअली ये फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, दोनों की लगभग बराबर है, 15.6 है। किस किस की है? यूएसए की है और जापान की है, एशिया डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से इंडिया के प्रोजेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं जो जहाँ पे एडीबी फंडिंग कर रही है, वो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नाहवा सेवा कंटेनर टर्मिनल वाला, चेन्नई मेट्रो रेल, एंड असम में जो साउथ एशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए गलियारा बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो। उसके बाद में जो एडीबी रिपोर्ट निकालती है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है? एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिट टू द जीरो, सॉरी फिर से बताते हैं। एडीबी कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है? एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक। फिर तीसरी है एशिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023, की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट निकालती है। उसके बाद चलते हैं आईपीईएफ। आईपीईएफ क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये बेसिकली 4 पिलर हैं और एशिया पैसिफिक की आपस में इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा जुड़ सकें उसके उस पर लेकर के है। और इसकी उत्पत्ति 2022 में टोक्यो में हुई थी। इंडिया ने क्या किया इसके अंदर? एक खास बात यह है कि इसमें जो 4 पिलर हैं उसमें से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चारों पिलर पे शामिल होना ही है। इंडिया जैसे है दूसरा तीसरा चौथा पिलर में शामिल हुआ है, पहले पिलर पे शामिल नहीं हुआ है इंडिया। इसको याद रखने का तरीका ये है कि इसमें 13 कंट्रीज़ हैं। बेसिकली जो चाइना लीड कर रहा था, चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा था, उसको काउंटर करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में। तो चाइना को छोड़ करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं? पहला इधर से यूएसए आ गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आ गया। उसके बाद में इधर से साउथ ईस्ट एशिया से सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ब्रुनेई इंपॉर्टेंट है। फिर चाइना के जस्ट बगल में कौन कौन से? जापान, साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट है, साउथ में वियतनाम, इधर इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया। बेसिकली चाइना को छोड़ देना है, इधर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ रहे हैं और अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ यूएसए आ रहा है। इतना याद रखेंगे अपना काम हो जाएगा। और याद रखना है कि 4 पिलर हैं, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि चारों पे शामिल हो। इंडिया चारों में नहीं शामिल है, सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा में शामिल है, पहले में नहीं शामिल हो। कहाँ शुरू हुआ है? 2022 में टोक्यो में शुरू हुआ है। ठीक है। और इसकी जो थर्ड बैठक थी वो सैन फ्रांसिस्को में, या थर्ड मीटिंग जो है अभी सैन फ्रांसिस्को में हुई है। चलिए आगे चलते हैं। और इंडिया ने क्या किया था कि इसमें बायोफ्यूल अलायंस में जुड़ने के लिए एक अपने तरफ से प्रस्ताव भी लेके आया था। अब देखो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल डील्स होती हैं, जैसे आरसीईपी हो गया या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उन सब से आईपीईएफ अलग कैसे है? तो आईपीईएफ जो है बेसिकली इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है। ये बात नहीं करता है कि तुम टैरिफ को कम करो, ज़्यादा करो, जबकि आरसीईपी और एफटीए जो होता है टैरिफ को कम करने की बात करते हैं, जबकि आईपीईएफ टैरिफ के बारे में कोई बात नहीं करता है। बस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे से बढ़े, दूसरे तरीकों पे बात करता है कि इकोनॉमिक को इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, ना कि टैरिफ को कम करने के लिए बात करता है। टैरिफ से कम करने की बात एफटीए और आरसीईएफ और डब्ल्यूटीओ इन सब चीज़ों में होती हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं आईएमओ, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। भारत को आईएमओ का क्या है? सर्वाधिक मतों के साथ में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है। इंडिया को 2 सालों के लिए फिर से चुना गया। कौन कौन से 2 साल के लिए? 2024-25 के लिए। ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, आईएमओ कन्वेंशन के तहत हुई थी। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, भारत का शुरुआत से मेंबर है। अब इसके अंदर कौन कौन से बहुत से कन्वेंशन हुए हैं, बहुत सारे डील्स हैं, वो याद रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मारपोल है, तो पोल आया, पोल मतलब पोल्यूशन निकल रहा है यहाँ से, तो मतलब क्या है? तो मार से मैरी टाइम, पोल से पोल्यूशन, जो मैरी टाइम में होने वाला पोल्यूशन है उसको करने के लिए जो डील हुई है, उस कन्वेंशन हुआ, उसका नाम है मारपोल कन्वेंशन। ठीक है। मारपोल कन्वेंशन, पोल से पोल्यूशन, मार से मैरी टाइम, मतलब मैरी टाइम में होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए डील हुई है। उसके बाद में ये कुछ खास नहीं है। लंदन डंपिंग क्या है? कि जो समुद्र है, समुद्र की सतह के अंदर तुम लोग जाकर के कार्बन जो कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, कि जहाँ से कार्बन निकला, कार्बन को यहाँ से कब्जा किए और समुद्र है, समुद्र के अंदर गया और ये खाली ज़मीन है, ये कार्बन को इसके अंदर घुसेड़ दिए, इसके अंदर स्टोर कर दिया।
तो इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसका नाम है लंदन डंपिंग कन्वेंशन। उसके बाद में जो 2020 में रूल्स आए थे आईएमओ के, वो था बेसिकली कि जो फ्यूल है, फ्यूल में सल्फर कितना होना चाहिए, इस पे नए पैरामीटर्स लाए गए, उसी से रिलेटेड रूल्स हैं आईएमओ 2020 रूल्स। फिर एनर्जी इफ़िशियंसी एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स, बेसिकली ये है कि कौन से एनर्जी कौन शिप जो है कितनी एफिशिएंट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंडेक्स रखना है, उसका डेटा कलेक्ट करना है और उसकी मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट एक ये है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि जो भी पायरेसी होती थी उस पर कंट्रोल करने के लिए जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। इसमें ही अभी एक जिद्दा अमेंडमेंट आया है। जिद्दा अमेंडमेंट के बाद में सिर्फ पायरेसी ही नहीं बल्कि जो भी संगठित अपराध होते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो भी टेररिज्म होता है, जो भी ट्रैफिकिंग की चीज़ें होती हैं, या फिर गलत तरीके से या फिर इलीगल तरीके से मछली पकड़ने का काम होता है, फिशरीज का काम होता है, वो सब चीज़ें भी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया है। क्या था पहले सिर्फ था पायरेसी, अभी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन ले ली गई है, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है, बेसिकली वो आईएमओ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कुछ इतना खास नहीं है, ये 2 सालों में काल के लिए अपॉइंट होते हैं। फिर ग्रुप 7 क्या है? ग्रुप 7 का जो निमोनिक है, जूस गर्लफ्रेंड है, जैसे क्या है, जैसे जापान हो गया, यू से यूएसए हो गया, आई से इटली हो गया, सी से क्या हो गया, सी से 2 मिनट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ सॉरी, सी से कनाडा हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया, फिर जी से जर्मनी हो गया और एफ से फ्रांस हो गया, ठीक है। जूस गर्लफ्रेंड ये निमोनिक है G7 कंट्रीज़ का। ये शुरुआत में जब बना था तब ये G8 था, 8वां कंट्री कौन था? रशिया था। बाद में जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया था तब इसको हटा दिया गया था, तब ये वापस से G7 बन गया था। अभी G7 की जो बैठक हुई है वो 49th बैठक थी, हिरोशिमा में हुई है। उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को एज इनवाइट किया गया था, ठीक है। इसका भी अपना खुद का कोई सेक्रेटरीट नहीं होता है। इसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम सुनकर ऐसा लगेगा कि स्पेस से रिलेटेड, बट स्पेस से रिलेटेड ना नहीं है। बेसिकली ये क्लीन एनर्जी पे रिसर्च और उसको डेवलप करके, क्लीन एनर्जी को डेवलप करके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये एक प्रोग्राम था, ठीक है। 2015 में शुरू हुआ था। तो ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम क्या है कि G7 कंट्री से रिलेटेड है और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ये क्या बात कर रहा है? क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है कि क्लीन एनर्जी के थ्रू क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। उसके बाद में इन लोगों ने G7 ने क्या किया है, G7 लिंक्ड है PGIA से, वही जो ऊपर बता के आए हैं, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाने की बात की गई, यूनिवर्सल ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की गई, वो भी G7 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में एक था RI ऐसी राइस, जिसका नाम था, उसका था राइस, नाम था राइस का फुल फॉर्म था रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहेंसमेंट। बेसिकली ये G7 वर्ल्ड बैंक और जापान की लीडरशिप में किया स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव था। राइस किसके किसके बीच था? जापान, वर्ल्ड बैंक और जापान, वर्ल्ड बैंक एंड G7 के द्वारा। बेसिकली क्या था कि ये $40 मिलियन की पार्टनरशिप थी, और जो भी सप्लाई चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए था, ताकि सप्लाई चेन को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो उसमें जो चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सके, क्लीन प्रोडक्ट्स को लाया जा सके, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली क्या है? जो गल्फ में कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप है। तो गल्फ में कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, कतर, उसके बाद में सऊदी और ओमान, ठीक है, और UAE। देखो, और यमन नहीं है, हालांकि कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से दिख जाएगा यमन है, लेकिन बट नहीं है। यमन जो है एक तरीके से ईरान का प्रॉक्सी स्टेट बन चुका है, ठीक है, जहाँ पर हूती विद्रोही जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जो यमन और सऊदी के बीच में आपस में बॉल चलता रहता है। तो क्या GCC में गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। बेसिकली इसमें क्या है कि ये सऊदी अरेबिया की लीडरशिप वाला ग्रुप है। अभी क्या है कि जो भी इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग ये यहाँ पे किसी वजह से जेल में जाते हैं, और उनके पास में ये पैसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपने
लिए कोर्ट में कोई वकील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कानूनी सहायता नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ है बट उनको समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको लीगल मदद नहीं मिल पा रही है। तो इन मामलों को देखने के लिए इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो आगे आया है। और एक जो फंड होता है इंडिया कम्युनिटी वेलफेयर फंड, वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो लोग लीगली अपना मैटर्स को कोर्ट में रख सके और अपने बात को रख के जस्टिस प्राप्त कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उनकी तरफ से कोर्ट में केस लड़ने जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे तुमको, और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करा देंगे, बस ये। और ये सपोर्ट कहाँ से आएगा? इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो बनाया गया है वहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है नाटो। नाटो में 2 नए मेंबर जुड़े हैं, वो हैं स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी कलेक्टिव डिफेंस पे बेस्ड है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि ये तुमने वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, ये कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुमने एक पे अटैक किया तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और सभी लोग उसके लिए आएंगे। तो स्वीडन और फिनलैंड वापस मतलब नाटो में जुड़ गए हैं। और ये कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो नाटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 का जो यूज़ है सिर्फ अभी तक एक ही बार हुआ है, वो कब हुआ था? 2001 में जो 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए पे, तब आर्टिकल 5 को यूज़ किया गया था, जिस रिलेटेड है कलेक्टिव डिफेंस से रिलेटेड। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, ठीक है। इसको बनाया कब गया था? 1949 में। 1949 के बाद में कब बना था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड था, वो ख़त्म हो गया था और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर में क्या थी? ग्रुपिंग हो रही थी, और ग्रुपिंग में आपस में प्रोटेक्शन के लिए ये लोग नाटो ट्रीटी को लेकर के आए थे 1949 में। इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसमें क्या है 32 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 30 यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, 2 अमेरिकन कंट्रीज़। अमेरिका में कौन कौन सा? ऊपर कनाडा, नीचे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य नाटो का मेंबर नहीं है वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा। ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं बट नाटो के नहीं हैं। ये कौन कौन से हैं? ये रहा तुम्हारा आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, साइप्रस और माल्टा, ये नहीं है। उसके बाद में खुद को प्रोटेक्ट करने की जो बात है वो आर्टिकल 51 में भी लिखी हुई है यूएन चार्टर के। उसके बाद में नाटो से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि मेजर नॉन नाटो एलाई। अमेरिका में एक लॉ है जिसके तहत वो कंट्रीज़ को मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में दर्जा देते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को दे रखा है, न्यूजीलैंड को दे रखा है, जॉर्डन, कुवैत को दे रखा है, लगभग 30 कंट्रीज़ को दे रखा है मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में, ठीक है। इंडिया को नहीं मिला हुआ है क्योंकि इंडिया किसी भी ग्रुपिंग का सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया जो है बेसिकली स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है, उसी की तरफ चलता है, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं मतलब पुराना ही है, नाटो प्लस का ग्रुपिंग। मतलब नाटो की जितने अच्छे रिलेशंस हैं उतने अच्छे रिलेशन कुछ और देशों के साथ है, तो इस प्लस में इंडिया को जोड़ने की बात की जा रही थी, तो इंडिया ने इसका विरोध किया है। अभी क्या है? अभी नाटो +5 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस 5 में कौन कौन सा आता है? एक तो आ जाता है इजराइल, उसके अलावा कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन सा आ जाता है? साउथ कोरिया प्लस जापान का। तो साउथ कोरिया जापान 2 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 कंट्री, और इधर इजराइल, ये नाटो +5 में आते हैं। इंडिया ने इसको मना कर दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी G7 के अंदर आते हैं, G7 के तहत बने थे। इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। बेसिकली ये कोई कंट्री टेरर फंडिंग कर रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वेपन्स से रिलेटेड जो इलीगल वेपन्स हैं उससे रिलेटेड किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है वो एक्शन लेता है। इसके अंदर 2 लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में होती है कि जो मतलब ये सारी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब टेरर फंडिंग हो सकती है, वहाँ से हो रही हो, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ें हो रही हैं, वो सब को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। ये वो कंट्री फिर FATF के साथ में कोऑपरेट करने के लिए भी नहीं
मतलब कॉपरेट ही नहीं करेगा तो फिर उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो 2 लिस्ट होती हैं, एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट जो प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर रहा है, और ब्लैक लिस्ट जो मतलब कॉपरेट ही नहीं कर रहा है किसी मामले को लेकर के। तो वो हो गया। पहले ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान हुआ करता था, अभी पाकिस्तान को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी कौन कौन सा ग्रे लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में 2 नए कंट्रीज शामिल हुए हैं। पहला है साउथ अफ्रीका, याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। साउथ अफ्रीका को डाला गया है। और दूसरा किसको डाला गया है? नाइजीरिया को डाला गया है, ठीक है। और रूस की जो मेंबरशिप है FATF से, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसने यूक्रेन पे अटैक किया था। उसके बाद इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड। एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो बैठक है या मीटिंग है वो श्रीलंका में हुई है। ये बना कब था? 1997 में बना था, नेल्सन मंडेला के विज़न पे। नहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं रखना, ठीक है। मतलब याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना। बस याद रखना है कहाँ बना था, मतलब सॉरी कहाँ पे मीटिंग हुई है? श्रीलंका में हुई है, ठीक है। और इसका श्रीलंका जो है वो 2023 से 25 तक के लिए बैठक का लीडर है, और इसके पहले बांग्लादेश इसका लीडर हुआ करता था। भारत जो है 2025 से 27 के बीच में इसका हेड रहेगा, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? जो इंडियन ओशन के मतलब बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनका ग्रुप है। ये कहाँ मीटिंग हुई है? श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका अभी प्रेजेंट में हेड है। भारत 2025 से 27 तक रहेगा, और इसके पहले कौन था? बांग्लादेश था। इतना सफिशियंट है। उसके बाद में क्या है? FIPIC मतलब क्या? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड के बीच में कॉपरेशन के लिए, ठीक है। इसका जो सम्मेलन है, मीटिंग है, वो कहाँ हुआ है? पोर्ट मोरेस्बी में हुआ। पोर्ट मोरेस्बी क्या है? पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है, पोर्ट मोरेस्बी। और ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, बेसिकली यहाँ पे 14 आइलैंड है, और उनको 3 भागों में बांटा जाता है, जिनका नाम है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। मैपिंग करने के टाइम पे ये थोड़ा सा देख लेना है कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन आता है, मेलानेशिया में कौन सा आता है, पॉलिनेशिया में कौन सा आता है। एक क्वेश्चन PYQ में था कंट्री से रिलेटेड, ठीक है। हम भारत ने क्या किया है? जो पैसिफिक आइलैंड के पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम लेके आया है जिसका नाम है स्टार सी। स्टार सी का पूरा फुल फॉर्म है सोलर टेक एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया था उसको इन कंट्रीज़ में लेके जाना है और उनकी मदद करनी है ताकि वो सोलर एनर्जी को और अच्छे से यूज कर सकें और सस्टेनेबली आगे बढ़ सकें। इसको क्रियान्वयन कौन कौन कर रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, UNIDO कर रहा है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया कि जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है उसकी मीटिंग पोर्ट मोरेस्बी में हुई है। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है। इसमें 14 कंट्रीज़ है, 3 पार्ट में वो डिवाइड है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। इनके कंट्रीज़ देख लेने हैं। और एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्टार सी। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ISA एंड UNIDO कर रहा है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में क्या है? जैसे ये रशिया है, रशिया का जो फार ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए होता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये हर साल जो बैठक है वो व्लादिवोस्तोक में ही होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन किया है? चाइना किया हुआ है। उसके बाद में इंडिया भी अभी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में जो है फार ईस्ट वाले एरिया में वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम रिसोर्स, ठीक है। तो यही है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। उसके बाद में क्या है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ठीक है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक की बात हो रही है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है। और बेसिकली क्या किया जाता है कि इन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाता है एक गुट बनाते हुए। इस गुट में कौन कौन सा है? एक तो जापान आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कौन सा है? USA एंड UK है। और तीसरा गुट कौन सा है? वहाँ पे बगल में कौन कौन सा देश है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, क्या है? पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में कौन सा है? ये इनफॉर्मल है ग्रुप, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आ गया, USA एंड UK आ गए, और कौन सा आ गया? और आ गया अपना जापान आ गया, ठीक है। इसके बाद में ग्रुप 77 क्या है? ग्रुप 77 बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, और ये बेसिकली बात करता है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए
और इसी में चाइना भी साथ में आ जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं G77+1, या फिर 1 का मतलब होता है चाइना। चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं मानता है, बट उसकी पॉलिसीज़ इसके साथ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में मिल करके अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की रहती हैं। ठीक है, तो ग्रुप 77 क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, 1964 में बना था। और इस बार कहाँ हुआ है, क्यूबा में हुआ है। और भारत जो है ग्लोबल साउथ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की वाइस बनने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर से बोला है कि हम ये काम करते रहेंगे। उसके बाद में ग्रुप 24 क्या है, ग्रुप 24 जो है वो 1971 में जो ऊपर ग्रुप 77 पढ़ के आए थे उसी के अंदर स्थापित किया गया था, मतलब उसी का एक भाग है। और इसका मतलब ये है कि जो भी वेस्टर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड का मतलब कौन कौन सा हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, इन सब में डेवलपिंग कंट्रीज़ के मतों को एक व्यू में रखना, एक साथ रखने का जो काम है वो G24 कंट्रीज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी IMF वाशिंगटन DC में ही है। उसके बाद में I2U2, 2 I से इंडिया एंड इसराइल है, U2 मतलब USA एंड UAE है। ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने मिलकर के I2E2 ने क्या किया है, एक जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, स्पेस में कैसे क्या एक्सप्लोर करना है आपस में I2U2 वाले लोग कर रहे हैं। उसके बाद में ऑकस क्या है, UK US, मतलब A से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से अपना क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम, USA हो गया। बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजिक जो आर्म्स हैं उनसे रिलेटेड है, आपस में सिक्योरिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ाया जाए उससे रिलेटेड। जैसे कि उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन दी गई है। ठीक है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। ठीक है, अभी क्या किया ऑकस समूह ने, डीप स्पेस एडवांस रेडार कैपेबिलिटी भी संयुक्त रूप से काम करने के लिए इस पर बात किया है कि आपस में मिल करके काम करेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑकस में 3 कंट्रीज़ हैं, इसी का एक एग्जांपल है कि न्यूक्लियर सबमरीन दे दी गई। अगला इनिशिएटिव है कि डीप स्पेस वॉरफेयर आगे बढ़ रहा है, तो डीप स्पेस में भी आपस में मिलके काम कैसे किया जाए। ठीक है, फिर AIE मतलब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, भारत IAEA के साथ मिलकर बोल रहा है कि ग्लोबल साउथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जा सके, ताकि वो भी सेफ एंड क्लीन एनर्जी का जो हमारा सस्टेनेबल SDG गोल है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसलिए वो IAEA के साथ काम कर रहा है। और IAEA का भारत संस्थापक सदस्य रहा है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे पीसफुल प्रोसेस के लिए आगे बढ़े, यही IAEA का प्राइम मोटिव रहता है। और इसीलिए भारत ने इसके साथ में 2009 में एक डील की थी कि जो भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ये जब भी चाहे तब जा कर के वहाँ पे मतलब अपनी जांच वाँच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसने क्या शुरू किया है, एक प्रयास शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास का पूरा नाम है प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल्स। ठीक है, क्या है प्रयास का फुल फॉर्म, प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल। ये किसने शुरू किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये याद रखना है। ठीक है, ओपेक प्लस में क्या क्या है, ओपेक कंट्रीज़ प्लस नॉन ओपेक कंट्रीज़, इन दोनों को मिला देंगे तो ओपेक प्लस बन जाएगा। ओपेक कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं, सबसे बड़ी सऊदी है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक कंट्री है जिसने ओपेक को छोड़ा है। ठीक है, उसका नाम है अंगोला, ये रहा तुम्हारा। ठीक है, अंगोला है, उसने अभी ओपेक को छोड़ा है। और ये क्या ग्रुप है, ऑयल को जो प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ी मात्रा में, उनका एक तरीके का कार्टेल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्टेल ओपेक हो गया। लेकिन जो पेट्रोल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बट ओपेक में नहीं आते हैं, वो
भी यदि मिला दिए जाएँ तो वो ओपेक प्लस बन जाता है, ठीक है। उसके मेंबर्स का ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है। याद रखने के लिए इस मैप से आराम से याद रख सकते हैं। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ब्रेंट क्रूड जो होता है ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है, एक बेंचमार्क है इनका ओपेक वालों का कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का क्रूड ऑयल है, ठीक है। तो ओपेक प्लस में टोटल 22 कंट्रीज़ हैं, और ठीक है। मेन कौन सा ओपेक प्लस में आता है, जो ओपेक में नहीं आता है, जो याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक रूस याद रखना है, एक बहरीन याद रखना है, एक मैक्सिको और ओमान। ये 4 चीज़ें कंट्रीज़ याद रहेंगे तो भी जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट। क्या है? ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023। ये 2 साल में एक बार निकाली जाती है। और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है ये इंडिपेंडेंट है पॉलिटिकली, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये OECD के साथ में काम करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो है पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट है, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए OECD के साथ काम करता है, और भारत भी इसका एक मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद में OILM सर्टिफिकेट। अभी भारत जो है OILM सर्टिफिकेट देने का अथॉरिटी बन चुका है। इससे क्या होगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है OILM से रिलेटेड वो बढ़ जाएगा। OILM सर्टिफिकेट किन किन चीज़ों में दिए जा सकते हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको दिया जाता है। OILM का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिकली इंडिया भी अब सर्टिफिकेट दे सकता है। अब इन सब चीज़ों को इंडिया खुद सर्टिफाई कर सकता है, तो फॉरेन मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो OILM की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और भारत इसका मेंबर है, ठीक है। पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब बेसिकली उन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है। पहले तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप हो गया, ऊपर से ये डेवलप्ड एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है जो लोन देते हैं। लेकिन ये लोन दिया गया, किसको दिया गया? डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया गया। और यदि वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो ये लोग आपस में डील करते हैं कि किस तरीके से उसकी कंट्री की हेल्प की जाए और उस क्राइसिस से निकला जाए। तो अभी क्या किया गया, श्रीलंका क्राइसिस में था तो उसने भारत से और पेरिस क्लब से कुछ डील साइन की है। एक चीज़ और याद रखनी है कि पेरिस क्लब में ना ही इंडिया है और ना ही चाइना है, ठीक है। तो पेरिस क्लब क्या हो गया कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है जो लोन देते हैं, फिर वो लोन यदि नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी मदद के लिए आपस में डील करने का एक ग्रुप बनाया हुआ है उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। फिर आता है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये एक इन्होंने सॉरी फिर से देखते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने क्या किया है, सेंट लूसिया में एक कार्यक्रम इस्टेब्लिश किया है और भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना है, ठीक है। जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स हैं ये OECD और UNDP की एक संयुक्त पहल है, ज्वाइंट पहल है, ठीक है। फिर से क्लियर करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है बीच में। TIWB क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स है। कहाँ का मतलब किसने बनाया है? OECD UNDP ने मिलकर बनाया है। भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया है और सेंट लुइस में एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसी में भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया है।